रामगढ़ जिले के सीमावर्ती क्षेत्र उरीमारी न्यू बिरसा कोल डिपो में लेवी की मांग को लेकर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हथियार से लैस नक्सलियों ने पहले 5 राउंड फायरिंग की और कोल डिपो में लगे एक जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों की फायरिंग में एक सीसीएल कर्मी के पैर में भी गोली लगी है। पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद थाना प्रभारी रामकुमार राम ने कहा है कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। घटना की सूचना मिलते ही झामुमो केंद्रीय सचिव और विस्थापितों के नेता ने भी घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया और घटना की निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उरीमारी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए भी चुनौती बनती नजर आ रही हैं। देखिए, अभी के दौर में जो है, देखिए, एक तरफ तो झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक सख्त पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे रखे हैं कि अपराधियों पर नकेल कसा जाए, जिसको लेकर जो है रामगढ़ जिले के पुलिस कप्तान ये जगह जगह पे जो है बॉक्स लगा रहे हैं कि किसी तरीके का नक्सली गतिविधि हो या फिर आपको जाके गैंग गिरोह का गतिविधि हो, उसमें अपना पर्चा डाल के सूचना दे सकते हैं। बोकारो में अवैध कोयला को लेकर खनन विभाग ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में 30 टन अवैध कच्चा कोयला जब्त किया गया है। छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर भागने में सफल रहे। दरअसल बोकारो उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन विभाग ने जिले के कथारा ओपी थाना अंतर्गत बांध बस्ती इलाके में छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें सामुदायिक भवन बांध बस्ती के समीप परती जमीन पर लगभग 30 टन अवैध रूप से कच्चा कोयला खनिज भंडारित किया हुआ मिला। टीम ने विधिवत सभी अवैध कच्चा कोयला को जेसीबी मशीन लगाकर ट्रक में भरकर जब्त किया और कथारा ओपी को सुपुर्द करते हुए थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। गुप्त सूचना के आधार पर बांध कॉलोनी के निकट एक छापामारी अभियान चलाया गया खान विभाग एवं कथारा पुलिस के संयुक्त के द्वारा, जिसमें लगभग 30 टन कोयला जब्त करते हुए विधिवत जब्त किया गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी का सामना कर रहे बोकारो जिले के लोगों को आज बड़ी राहत मिली है। जब सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हुई, ये बारिश की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया, जिससे तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी भी नजर आई। शहर भर में लोग बारिश का आनंद लेते दिखे। कई लोग छतरी लेकर सड़कों पर घूमते नजर आए। सिटी सेंटर और नया मोड़ की चाय दुकानों में चहल पहल बढ़ गई, जहां लोग गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां लेते भी नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहेंगे और 24 मार्च से मौसम सामान्य होगा। पूरे झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पाकुड़ में 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले के कई हिस्सों में देर रात हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। पाकुड़ जिले में आने वाले 2-3 दिन में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। गर्मी से राहत मिला और उसके बाद अरे जो गेहूं हम लोग का पका हुआ है, लेकिन बारिश हो गया, थोड़ा क्षति हो गया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर देवघर जिले से सामने आ रही है, जहां विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र की आत्मा संसद की कार्यप्रणाली को समझाने, सिखाने और आत्मसात करने के मकसद से देवघर के रमा देवी महिला बाजला महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संथाल परगना के 3 जिलों देवघर, जामताड़ा और गोड्डा की छात्र छात्राओं ने भाग लिया और एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत विषय पर संसदीय प्रणाली के तर्ज पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। जी, ये जिला स्तरीय चयन प्रक्रिया चल रही है यहाँ पे, जहाँ 3 जिला के प्रतिभागी आए हुए हैं और यहाँ से जो चयनित होंगे वो राज्य स्तर पे जाके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं रौमिता रीनू आपके साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के स्टेट हैंगर में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें, विदित हो कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए विशेष विमान से नई दिल्ली ले जाया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पत्थरकट्टा साइट में 19 मार्च को हुए फायरिंग के मामले में बोकारो पुलिस ने एक आर्मी जवान को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ा है। एसडीपीओ छास प्रवीण कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा है कि आरोपी आर्मी जवान की ममेरी बहन का एक युवक के साथ प्रेमी प्रसंग था, जिसे लेकर विवाद हुआ, जिसमें मारपीट और फायरिंग की घटना घटी है। पकड़ा गया आर्मी जवान हिमाचल प्रदेश में तैनात था। रात्रि में 11:30 बजे पत्थरकट्टा साइट नामक जगह पर
प्रफुल्ल गुराई के घर के सामने फायरिंग हुई है। प्राप्त सूचना के अनुपालन में तुरंत एक छापेमारी दल का गठन किया गया। थाना प्रभारी चास मुफस्सिल, थाना प्रभारी चीरा चास थाना के पुलिस पदाधिकारियों को मिलाकर एक छापेमारी दल का गठन किया गया। अगली खबर धनबाद से आपको बता दें, जहां दवा कंपनी के पूर्व अधिकारी आपको बताते चले राजीव सिंह की आत्महत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। राजीव सिंह ने सोमवार को सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें राजीव सिंह ने पत्नी अमृता शेखर, साला राहुल शेखर, सरहज अंशुमाली गुप्ता, ससुर शशि शेखर और चचेरे भाई सुजीत कुमार सिंह को आरोपी बनाया है। अभी जो अनुसंधान में अभी जो बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने अपने 5 रिश्तेदारों, पत्नी सहित, चचेरे भाई सहित को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 24 मार्च को झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग के साथ साथ कई मुद्दों को लेकर विधानसभा मार्च करेगी। आपको बताते चले, इसको लेकर रांची स्थित सीपीआई कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए सीपीआई झारखंड राज्य परिषद के राज्य सचिव महेंद्र पाठक और जिला सचिव अजय सिंह ने बताया कि 20 सूत्री मांगों के समर्थन में 24 मार्च को विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आपको बताते चले डी राजा भी शामिल होंगे, जहां राज्य के सभी जिलों से भारी तादाद में लोग पहुंचेंगे। जो झारखंड पृथक राज्य, जो मान सम्मान की बात है, पहली बार 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने संसद भवन में झारखंड को पृथक राज्य करने का मुद्दा उठाया था। इसलिए अभी अगुआ दृश्यों में अगुआ राज आया है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने बराबर उठाया था कि झारखंड राज्य अलग हो, तो वैसे लोगों को अगर विधानसभा में सम्मान नहीं दिया जाता है, ये झारखंड के लिए दयनीय स्थिति है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि जल्द से जल्द भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की मूर्ति स्थापित करें। यह सरकार ने यह भी घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम याद दिलाना चाहेंगे हेमंत जी से कि उनके घर में जा करके हम लोगों ने पिछले साल कहा था कि भूमि बैंक और बेरोजगारी भत्ता, ये दोनों सवाल जो आपके हैं वह आपने घोषणा पत्र में रखा था, उसको आप पूरा कीजिए, लेकिन नहीं हुआ। झारखंड बनने के बाद अभी तक न तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू हो सका, जबरन भूमि की अधिग्रहण हो रहा है। बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग कूद पड़े हैं मैदान में। यही हजारीबाग के बड़का गांव में अडानी, मोइत्रा, एनटीपीसी और कई बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारी और प्राइवेट पूरे बड़का गांव को उजाड़ने के लिए बेताब है। लोग लड़ रहे हैं। आज वहां 18 महीना से कंटिन्यूअस धरना में लोग बड़का गांव में गोंदलपुरा में बैठे हुए हैं। वही जमीन के सवाल पे, गिरमजरुआ जमीन के सवाल पे चतरा जिला में 20 महीना से किसान धरना पर है। हेमंत जी को हम लोगों ने कहा था कि इसको समस्या के समाधान तो हो। अभी तक अप टू डेट रसीद कट रहा है, लेकिन जबरन हटाने के लिए सरकार बेताब है। इसीलिए 20 सूत्री मांगों के समर्थन में हम 24 मार्च को विधानसभा के घेराव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी महापर्व और भव्य शोभा यात्रा को लेकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने झारखंड विधानसभा में जोरदार आवाज उठाई। आपको बता दें, उन्होंने रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर लगाई जा रही प्रशासनिक पाबंदी का विरोध करते हुए इसे आस्था और परंपरा पर प्रहार बताया। आपको बताते चले, विधायक ने कहा है कि हजारीबाग की रामनवमी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है जिसे देखने देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान करीब 4 लाख से अधिक राम भक्त सड़कों पर निकलते आपको बता दें, लेकिन प्रशासन हर वर्ष डीजे बजाने की अनुमति देने की आनाकानी करती है, वहीं जिससे श्रद्धालुओं में असंतोष रहता है। हजारीबाग में पौराणिक एवं भव्य रामनवमी महापर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है और हजारीबाग की रामनवमी एक इंटरनेशनल पर्व है जिसे देश विदेश से कई पर्यटक इसे देखने आते हैं। इस अवसर पर करीब 4 लाख लोगों की भीड़ सड़कों पर होती है, लेकिन लोकल प्रशासन प्रत्येक वर्ष इस महापर्व में डीजे बजाने की अनुमति देने में काफी आनाकानी करता है, जिससे पब्लिक का भारी विरोध होता है।
जबकि झारखंड में सरहुल, कर्मा, पूजा आदि अवसरों पर डीजे बजाया जाता है। अतः सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि लाखों राम भक्तों के उत्साहवर्धन हेतु हजारीबाग में रामनवमी का महापर्व राजकीय महोत्सव का दर्जा देते हुए इसे कार्निवल के रूप में मनाने की अनुमति दी जाए, जिससे पूर्व की भांति झांकी भी निकले और डीजे बजाने की अनुमति हो, जिससे पूर्व की भांति या इंटरनेशनल रामनवमी का महापर्व धूमधाम से मनाया जाए। झारखंड विधानसभा में यूनिसेफ की ओर से राउंड टेबल ऑन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू हेल्थ डाइट्स का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यह आयोजन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन समेत कई विधायक मौजूद रहे हैं। हाजीपुर में रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 समारोह का आयोजन किया। आपको बता दें, जिसमें कर्मचारियों को रेलवे में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। आपको बताते चले, इस मौके पर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। समारोह का उद्घाटन महाप्रबंधक छात्रसाल सिंह, आपको बताते चले, पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष सुनीता सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया है। भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया, जिसमें से पूर्व मध्य रेलवे के 97 स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य विभिन्न चरणों में है। हमारी कार्य संस्कृति एवं निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि कुल प्रारंभिक आय के मामले में पूर्व मध्य रेलवे को भारतीय रेलवे में चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर माह तक भारतीय खाद्य निगम ने न्यूज बाइस्कोप की खबर का संज्ञान लिया। आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट और ठेकेदार की कार्यशैली की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे रेलवे घटिया पे बैक टू बैक होली के दौरान 5 रेड प्लेस हुई हैं, और क्योंकि होली का पर्व था इसलिए लेबर की संख्या और ट्रकों की संख्या बहुत ही कम थी, क्योंकि होली के दौरान लेबर अपने अपने घर चले जाते हैं पर्व मनाने के लिए, इसलिए वो अनलोडिंग में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई। और जैसे कि आपने कहा है कि कुछ बैग्स हमारा रेलवे घटिया पे अभी डंप पड़ा हुआ है, तो जैसे कि उसके उठाने की जो जिम्मेदारी होती है वो हमारे बहाल किए हुए ट्रांसपोर्टर और कॉन्ट्रैक्टर की होती है। तो हालांकि हमारा अभी बहुत ही न्यूनतम माल वहाँ पे डंप है, सारा उठ चुका है, लेकिन ये देरी जिस भी कारण से हुई है हम इसकी जांच करवा रहे हैं और इस पर उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे जांच उपरांत। धनबाद के तोपचांची में 23 साल की अनामिका कुमारी वज्रपात की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, जिसके बाद उन्हें SNMMCH में भर्ती कराया गया। फिलहाल वह इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। परिजनों ने बताया है कि सुबह वे अनामिका शौच के लिए बाहर गई थी, तभी अचानक तेज आवाज के साथ ठनका गिरा, जिसके बाद अनामिका ने बताया कि उनके बाएं कंधे में तेज झटका महसूस हुआ और शरीर में बिजली जैसी सनसनी दौड़नी शुरू हो गई। वहीं जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। हम लोग गए थे बाथरूम की तरफ, तो उधर गए तो अचानक कड़क, मतलब कि जैसे गिरता है ना, तो वो कड़क गिर गया। तो मतलब यहाँ सीने पे लगा उसका, यहाँ पे बोलने लगी, हम उसका चाची हैं, तो चिल्लाने लगी कि चाची इधर आइए, चाची इधर आइए, यहाँ लग रहा है हमको। तो आए हम, तो देख रहे हैं कि हम बोले कि घर जाने सक जाएगी, बोले हाँ जाने सक जाएंगे। तो फिर हम लोग आए, उसको पैदल ही लाए, मतलब हम लोग आधा किलोमीटर थोड़ा जाते हैं उधर फील्ड की तरफ, तो इसके लिए उधर से हम लेकर के आए। डॉक्टर को फ़ोन किए तो डॉक्टर सलाह दिए कि लेकर के चले जाइए साहू भैया। तो साहू भैया से फिर हम लोग एम्बुलेंस के लिए कॉल किए, तो एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस हम लोग चले आए, या वहाँ से रेफर कर दिया। साइबर ठगी पर नकेल कसने को लेकर बना झारखंड सरकार का पोर्टल रंग ला रहा है। आपको बता दें, देवघर से भागकर सिमडेगा में छुपे 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में रतन दास, बास्की दास और जितेंद्र दास शामिल है। आपको बताते चले, STPO बैजू राव और DSP मुख्यालय रणवीर कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। ये जब किसी साइबर क्राइम की कोई सूचना या शिकायत अगर दर्ज होती है 1933 पर, तो उससे हम लोगों का एक झारखंड सरकार का एक प्रतिबिंब ऐप बनाया गया है जो झारखंड में संचालित है।
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के मौके पर धनबाद के दिव्यांग बच्चों का स्कूल जीवन ज्योति से में आज रोटरी क्लब ऑफ धनबाद की ओर से वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। आपको बताते चले, धनबाद की उपायुक्त माधवी मिश्रा कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। उपायुक्त ने बच्चों के साथ केक काटा और डाउन सिंड्रोम के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया, वहीं जिसमें जानी मानी विशेषज्ञ चिकित्सक मृणाल झा शामिल हुई है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे पे हम लोगों ने जीवन ज्योति स्कूल में रोटरी क्लब के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, इसमें स्पेशल बच्चों के साथ हम लोगों ने टाइम व्यतीत किया और डाउन सिंड्रोम को लेकर के अभी जागरूकता बहुत अच्छे से फैली है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ों की कमियां हम लोग देख सकते हैं। खबर गिरिडीह से है, जहां शीतला अष्टमी के मौके पर माहुरी समाज की कुलदेवी मां मथुरासिनी पूजन महोत्सव की शुरुआत हो गई। आपको बता दें, सुबह शहर के भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास के प्रांगण में से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि 2 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के बीच निकाली शोभा यात्रा में काफी संख्या में समाज की महिला और पुरुष शामिल हुए और शहर भर का भ्रमण किया। सभी भक्त पूरे उत्साह के साथ मां मथुरासिनी के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था। झारखंड सूडी समाज कल्याण समिति का 46वां महाधिवेशन आगामी 23 मार्च को धनबाद में होने जा रहा है। आपको बता दें, अधिवेशन में झारखंड प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये जानकारी समिति के पदाधिकारियों ने आज गांधी सेवा सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको बताते चले, समिति के केंद्रीय संरक्षक रेखा मंडल ने बताया कि हमारी एक लंबी लड़ाई जो कि सूडी समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग है, उस संबंध में विशेष चर्चा महाधिवेशन में होगी। राज्य के सभी जिलों में सभी स्तर के संगठन को सक्रिय करने का प्रस्ताव महाधिवेशन में रखा जाएगा। इस बार का महाधिवेशन ऐतिहासिक होगा तथा सूडी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा में दर्ज का विलंबता को लेकर भारत सरकार के खिलाफ धरना देने का प्रस्ताव लाने का विचार होगा। वहीं आपको बता दें, चूंकि झारखंड सरकार सूडी जाति का अनुसूचित जाति है के दर्जा के प्रस्ताव को 2021 में केंद्र के पास भेज चुकी है। हम लोग इस बार भी 23 मार्च को हमारा सूडी कल्याण समिति का महाअधिवेशन मना रहे हैं और बहुत धूमधाम से हम लोग हर साल मनाते हैं। इस बार भी बहुत धूमधाम से ही मनाया जाएगा। ये अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया है। इस बार पानी बरसात का कारण देखते हुए हम लोग अग्रसेन भवन को चॉइस किए हैं और उसी में हम लोग महाअधिवेशन मनाएंगे। हजारीबाग रामनवमी महासमिति का चुनाव जिले के बड़ा अखाड़ा परिसर में शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न हुआ। आपको बता दें, इस चुनाव में कुल 223 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महासमिति के अध्यक्ष पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें बसंत यादव ने 116 मतों के साथ जीत हासिल की। बड़ा अखाड़ा, आपको बताते चले, बड़ा अखाड़ा में हुए इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न अखाड़ों के पूर्व अध्यक्षों ने मतदाता के रूप में भाग लिया। वहीं चुनाव परिणाम घोषित होते ही बसंत यादव के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आपको बताते चले, समर्थक एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी प्रकट कर रहे हैं। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष बसंत यादव ने कहा है कि उनके नेतृत्व में हजारीबाग का महान रामनवमी उत्सव और भी भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने सभी मतदाताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त किया और रामनवमी की पारंपरिक गरिमा को बनाए रखने का संकल्प लिया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज सुबह 8 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। बारिश होते रही, लेकिन राम भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। जो भी वोटर थे आकर के अपना वोट यहाँ सुनिश्चित किए। 4 प्रत्याशी थे, जिसमें मीत यादव शंख छाप को 15 वोट मिला, बसंत यादव को 116 वोट मिला जो विजयी हुए, विशाल वाल्मीकि को 61 वोट मिला और दिलीप यादव को 30 वोट मिला। चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी। बसंत यादव वर्तमान वर्ष के महासमिति अध्यक्ष हैं, जिनको सभी उम्मीदवार और सभी राम भक्त, हमारी पूरी टीम संरक्षण समिति की, महंत बाबा, सब लोग मिल के पूरे सामर्थ्य के साथ हर तरह से सहयोग करेंगे और रामनवमी का पर्व जो पूरी भव्यता के साथ, हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक संपन्न कराने की
जो भव्यता के साथ होना चाहिए, जो शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसमें हम लोग अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम नहीं जीते हैं, हजारीबाग का पूरा जनता जीता है, सभी राम भक्त जीते हैं। क्या कुछ प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी इस बार की रामनवमी में आपके? इस बार हम नहीं, हमारे साथ पूरा हजारीबाग के गार्जियन, राम भक्त सभी मिल करके एक मिसाल कायम करेंगे और हर प्रत्येक वर्ष होते आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस बार, पिछले बार भी, इनसे पिछले भी जो भी रहे हैं वो एक मिसाल है। हजारीबाग का इंटरनेशनल रामनवमी है और हमेशा रहेगा। इस बार पूरा हजारीबाग के राम भक्त मिल करके और एक ऐतिहासिक भव्य और नशा मुक्त रामनवमी मनाया जाएगा। देखिए भैया, हम लोग हर एक चीज पे ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे बिल्कुल उन लोगों के साथ जा करके समझाना, बताना ऐसे करने से क्या उसका बेनिफिट है और क्या नुकसान है। किस तरीके से काम करेगी जी, टीम किस तरीके से काम करेगी? इस बार पूरे लोग मिल करके काम करेंगे, मैं ही नहीं, हजारीबाग के तमाम जनता, तमाम राम भक्त सभी लोग मिल करके और एक मिसाल कायम करेंगे और सब लोग के दिशा निर्देश के अनुसार हम काम करेंगे। डीजे भी बजेगा, डीजे बजेगा, ढोल बजेगा, नगाड़ा बजेगा, डीजे बजेगा। तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सभी शोकों का नाश हो गया है, राम राज की स्थापना हो गई है, धर्म की स्थापना हो गई है। चाहे किसी माध्यम से हो, चुनाव एक प्रक्रिया है, वो हमारा फाइनल नहीं है। और हमारे सभी चुनाव पदाधिकारीगण बड़े ही सजगता से, सावधानी पूर्वक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए, मजबूती प्रदान करते हुए एक व्यक्ति बसंत यादव जी की घोषणा 116 मत से लेकर आए, उनकी घोषणा कर दी गई है। और सभी नर नारी, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले सो धर्म सुंदर नीति के साथ धर्म की मर्यादा के में सहभागिता निभाएंगे। जय श्री राम। तो सुना आपने सभी लोगों की बातों को सुना। बसंत यादव के जीत के बाद उनके समर्थकों में उत्साह है, अबीर की होली खेली गई है, बाहर आतिशबाजियां हो रही है। हजारीबाग महासमिति, रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष बसंत यादव बन गए हैं और इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। शशांक शेखर। राजधानी रांची में भारतीय खाद्य निगम की ओर से घोर लापरवाही सामने आ रही है। आपको बता दें, जहां सैकड़ों क्विंटल अनाज बारिश में भीगने के कारण सड़कें, आपको बताते चले, सड़ने के कगार पर पहुंच चुका है। अनाज का सही तरीके से उठाव ना होने और उसे खुले में रखने की वजह से स्थिति उत्पन्न हुई है। बता दें कि 13 और 14 मार्च से ही हटिया रेलवे गुड शेड में, आपको बता दें, ये यूं ही खुला सैकड़ों क्विंटल अनाज सड़कों पर पड़ा हुआ था। आप भी यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन इस अनाज का लाभ आप भी उठाते हैं हर महीने, तो ऐसे में कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो होता ही है। अब यहाँ से अब गोदाम जाएगा तब ना आदमी के पास घर घर पहुँचेगा, तो मेन तो यहाँ से अब जाएगा तब फिर आगे होगा। और आके लगा हुआ है, पहले ये माल हटेगा, फिर दूसरा ये होगा काम, ये भी अटका हुआ है उसके चक्कर में। अगर ये बोरियां भीग गई है, हजारों की संख्या में ये बोरियां यहाँ पे पड़ी है, तो आप लोग के घर पे भी तो राशन आने में देर होगी ना? वैसे में आप लोग की रोजी रोटी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा? हम लोग का रोजी रोटी तो यही है, अब क्या बोलेंगे। देखिए, गरीबों का रोजी रोटी है ये, और ये अनाज अब पूरी तरीके से भीग चुका है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे तस्वीरों में कि कैसे भीगने के बाद भी ये अनाज की जो चावलें हैं वो पूरी तरीके से गिर रही है। और वहीं नहीं, आप इस और भी तस्वीर देख सकते हैं कि ट्रेन की पटरी के नीचे भी कई गेहूं और अनाज की जो बोरियां है वो फट के गिर चुकी है और पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और आपको बता दें कि जो साफ तौर पर आप ट्रेन की तस्वीर देख रहे हैं, इस ट्रेन की तस्वीर, ट्रेन के अंदर भी कहीं ना कहीं कई बोरियां ऐसी है जिसमें अभी भी अनाज लदे हुए हैं, वो बाहर नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हजारों की संख्या में बोरियां पड़ी हुई है। तो ऐसे में देखिए, कार्रवाई करने की जरूरत है और विभाग को जल्द से जल्द पूरे मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बोरियां है ये आम जनता और गरीब लोगों के हित के लिए है। कहीं ना कहीं ये जो FCI के जरिए सप्लाई होता है, उसके बाद आम जो राशन दुकान है जहाँ पे राशन मिलती है, वहाँ पे आम लोग जो है वहाँ पे जाते हैं और तमाम जो राशन की बोरियां है वो अपने घर लेके जाते हैं, राशन कार्ड के माध्यम से लेके जाते हैं। लेकिन देखिए, यहीं से अगर सप्लाई नहीं होगी, ये अनाज इस तरीके से खराब होगा, तो फिर आम जनता या फिर गरीब लोग क्या खाएंगे? ये आखिरकार देखने वाली सवाल है और सोचने वाला विषय है कि आखिरकार ये इसका निष्पादन कब तक हो पाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अरुण के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क, कराची।